हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आईफा। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसका जीता जागता एग्जाम्पल आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर चंदन कुमार, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज SDO ऑन इन द पोस्ट ऑफ BPSC AE 2017 वैकेंसी। तो चलिए आज इनसे हम लोग बात करते हैं और एक मुलाकात करते हैं ताकि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए। हेलो चंदन। नमस्कार सर। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा है। कैसा फील कर रहे हैं एज ए SDO, और अब तो आपको पोस्ट भी अलॉट हो गया है। हाँ। RCD विच इज़ अ वेरी गुड डिपार्टमेंट, और आई होप सिविल इंजीनियर्स का ड्रीम रहता है RCD डिपार्टमेंट में काम करना। तो कुछ बताइए अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बीटेक से कैसा रहा सफ़र। तो सबसे पहले हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा जो वैकेंसी है इसमें हम सब बहुत संघर्ष किए और लास्टली हमारा रिजल्ट पब्लिश हुआ। अभी भी हमारी ज्वाइनिंग बाकी है। तो इस दौरान हमने बहुत संघर्ष किए। जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं भी है उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। तो हमने जो अपना बीटेक किया 2016 में किया मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो MIT मुजफ्फरपुर है, हमारा बिहार का एक MIT से इन्होंने बीटेक किया है 2016 में। नोट करिएगा इन बातों को आप लोग। फिर उसी के दरम्यान हमारा वीकेंड क्लास चलता था, जो कि हम आईफा में करते थे। कभी रेगुलर भी कर लेते थे, कभी वीकेंड क्लास करते थे। रेगुलर भी कर लेते थे, वीकेंड भी कर लेते थे। तो उसके दरम्यान जो हुआ हमारा 16 में जो हम बीटेक पास किए, उसी समय हमारा गेट में अच्छा स्कोर आया, तो हम वहाँ से एमटेक कर लिए। एमटेक के बाद हमने जॉब ज्वाइन किया। उसी बीच हमारा वैकेंसी आया, साथ में तैयारी चलते रहा। लेकिन जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ उस समय हम जॉब कर रहे थे। तो जॉब आप कहाँ कर रहे थे चंदन? हम दिल्ली में जॉब कर रहे थे, ब्रिज एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ पर हम ब्रिज डिजाइनिंग करते थे। मतलब आपने 2016 में बीटेक किया, फिर उसके बाद एमटेक किया, फिर आपने प्राइवेट जॉब को ज्वाइन किया दिल्ली में। हाँ, ठीक है। उसी दरम्यान जब हम जॉब ज्वाइन किए उसी समय हमारा प्रीलिम्स था। BPSC AE 2017 वैकेंसी का प्रीलिम्स हुआ। प्रीलिम्स था, तो उस समय हमारा जो एमटेक टाइम जो तैयारी था वही काम आया। ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था शुरुआत में, और प्राइवेट जॉब होता है उसका टाइमिंग था, अपना जाना है उस टाइम से आना है। उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आया तो फिर मैंने मेंस के लिए तैयारी किया। उसमें हमको बहुत मुश्किल से 2-2.5 घंटे हमको मिलते थे। बस एक रिवीजन होता था। अच्छा चंदन, BPSC AE का जो ये आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसमें PT मेंस इंटरव्यू, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते थे, तो इन तीनों एग्ज़ाम के पैटर्न अलग अलग, ठीक है। इस तीनों को आपने कैसे मैनेज किया सक्सेसफुली अपार्ट फ्रॉम डूइंग द जॉब? मतलब आप फुल टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। प्राइवेट जॉब कितना कठिन होता है और कितना शेड्यूल्ड होता है ये सबको पता है। तो आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनका शिकायत रहता है, वो हम तक अपनी बातों को पहुंचाते भी है कि सर अभी हम काम कर रहे हैं, वर्किंग होकर भी हम कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें, एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप क्लासरूम स्टडी करते हो या ऑनलाइन का, अभी तक जो कोरोना काल चल रहा है तो ऑनलाइन जो भी हो हमारा क्लास होता है, तो उस क्लास में हम चीज़ों को कितनी अच्छे से सीखते हैं, उसको कितने अच्छे से अपने को पचाते हैं एक तरह से। ऐसा नहीं कि पढ़े और जाके ताका पर रख दिए तो हमारा हो जाएगा कि हम फलना सर से पढ़ लिए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़ी चीज़ है कि आप कितना मेहनत करते हो। हाँ, उन्होंने मेहनत किया, एज ए टीचर हम भी वर्क किए हैं, हमने भी बहुत स्टूडेंट पर मेहनत किया है। कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो बात ये होता है ना कि हमने जो दिया या टीचर ने जो दिया उसको आप कितना अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, कितना अच्छे से सस्टेन रखते हैं। आप एक बार पढ़ लिए, आपको लग रहा है कि हमको आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस बुक को, उस कॉपी को, उस नोट्स को संभाल कर रखना होता है, उसको बार बार पढ़ना होता है। एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ें, चाहे वो रैंक में अच्छा लाएं ना लाएं, लेकिन आपको जितना डिलीवर किया, मान ली 100 में 100 तो कोई डिलीवर नहीं कर सकता है पहली बार। अगर 80-90% भी टीचर ने आपको डिलीवर किया और उसको आपने डाइजेस्ट किया, उसको अच्छे से संभाल कर रखा, तो आप 5 साल बाद भी वो कॉपी पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन एक दूसरा क्लास नोट्स उठा लीजिए, आप उसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा, 50% चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपने जो नोट्स बनाया है अपने क्लासरूम स्टडी में, या तो आपने सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाया, सबसे पहला काम नोट्स जरूर बनाइए। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि नोट्स जरूर बनाइए। चंदन का कहना है कि सेल्फ नोट्स और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा चंदन कि आप तो वर्क भी कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो फुल टाइम स्टडीज़ तो आप कर नहीं पा रहे थे, ना ही आपको टाइम मिल पा रहा हो। तो ईमानदारी से बताइए कि इस सिलेक्शन के लिए आपने
रोजाना कितने घंटे पढ़ाई किए, ताकि आप हमारे जो जूनियर्स हैं उनको एक मैनिपुलेटेड डेटा ना मिलकर एक एग्जैक्ट डेटा मिल पाए। ऑब्वियस सी बात है। जब मैं एमटेक टाइम था तो वहाँ भी, अब एमटेक ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा अच्छी बात नहीं है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो एमटेक ना ज्वाइन करके आप तैयारी करो, ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम एमटेक ज्वाइन कर लिए थे, हम बंधे हुए थे, हमको मुश्किल से उसमें भी 4 से 5 घंटा ऑब्वियस से निकाल लेते थे। साथ ही साथ हम एज ए टीचर काम करते आए हैं, हमने वहाँ पर भी क्लासेस लिए, जो भी टाइम बचता था मॉर्निंग इवनिंग, हमने बहुत शेड्यूल टाइट रहता था, ऐसा नहीं कि मस्ती करने निकल गए। मतलब कुल एम मिलाकर क्या था, पढ़ाई लिखाई से ही हाँ, जुड़े रहे हैं चंदन। हाँ, चंदन का दिनचर्या या तो पढ़ाने से, या तो जॉब करने हाँ, से, या तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने से। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इन्होंने कोई भी नॉन एजुकेशनल रिलेटेड काम नहीं किया। इन्होंने अपने टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया अपार्ट फ्रॉम डूइंग द जॉब, और वो भी प्राइवेट जॉब जिसका शेड्यूल टाइम फिक्स रहता है। आप इस बात को नोटिस करिएगा कि जो भी इनको टाइम मिला, इन्होंने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ में उसको व्यक्त किया। प्राइवेट जॉब के टाइम हमने क्या किया, प्राइवेट जॉब के समय बस 2 से ढाई घंटे ही मिलते थे, वो भी मैं जॉब से आता था, सो जाता था, उसके बाद उठ के पढ़ता था, फिर सवेरे जॉब पर जाना होता था। तो 2 घंटे में हमको क्या यूटिलाइजेशन मिला, हमको क्या मिला वो 2 ढाई घंटे में? मैंने क्या किया कि जो हमारे पुराने नोट्स थे उसको तो रट जाना है 50 बार। हमको लगता है कितना बार पढ़ा हमको याद नहीं है, किस पेज में क्या लिखा हुआ, लेकिन इतना याद है, ये होना चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं कि नोट्स का, किसी और का नोट्स नहीं। और ये एज अ एजुकेटर मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि सबका नोट्स यूनिक होता है, और किसी दूसरे के नोट्स से कभी ना पढ़ें, और ना ही आज तक कोई पढ़ पाया। आपका नोट्स यूनिक होगा, आप अपने नोट्स से जितना बेटर वे में समझ पाएंगे उतना कोई ना समझ पाएंगे। तो अपने नोट्स पे ध्यान दें, जो आप सेल्फ स्टडी करके जो लिख रहे हैं वो आपको लास्ट मोमेंट तक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा चीज़ है आपका डेडिकेशन, आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। पता चला कि आप बीपीएससी का फॉर्म भरे हुए हैं और ईएस का तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं बीपीएससी में नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा चीज़ है डेडिकेशन, कि आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। जिस चीज़ का आप डेडिकेटेड होकर तैयारी कीजिएगा वो निकलना ही निकलना है। कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए कि मेरा 2 साल हो गया, मेरा 3 साल हो गया, अभी तक ना निकला, ये कभी नहीं कीजिए। अपने आप पर भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज़ है, दूसरे की बातों पर नहीं। आपको किसी से डेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है कि मन नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए तो दूसरे, खुद सोचिए ना हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने बारे में बंद कमरे में सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या सही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को समझिए, सबसे पहले बात। अच्छा चंदन, एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी डाउट है कि पीटी मेंस इंटरव्यू, ये आपका सफ़र रहा बीपीएससी 8 2017 वैकेंसी के, फाइनली अब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं 2021 में। तो इस लगभग 5 से 6 साल के सफ़र में आईफा का क्या रोल रहा आपके तैयारी में, पीटी में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी? थोड़ा इसको आप डिटेल में बताइए। रियलिटी बताएं तो मेन जो हमारा रोल रहा हमारा लाइफ में एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए प्रोफेशनल, हम जहाँ तक पहुँचे तो हमारा बीटेक से ही आगे बढ़ता है। और बीटेक में हमने जो एक्चुअल चीज़ें सीखी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में वो हम आईफा में ही सीखें। हमने श्याम सर से कांटेक्ट किया, शुरू में हम बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आए थे और लगभग कभी बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया और कुछ लोग कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। तो वहाँ से मैंने बीटेक का पूरा पढ़ाई फुल्ली आईफा से किया। उसके बाद जो चीज़ प्लस माइनस होते हैं हम तो बोली, हर एक टीचर 100% तो नहीं बताते, हम भी आपका क्लास लेंगे तो 100% नहीं बताएंगे। तो कुछ चीज़ें होती है कि हमको दिख जाता है कि यार एग्जाम में आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो उसका थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, तो 2-4 पेज उसका पढ़ के रख लीजिए। ये तो खुद करना पड़ेगा, हर एक एग्जाम में थोड़ा ना कुछ नहीं। हम 20 एग्जाम दिए तो हमको पता चल रहा है ना कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑल ओवर आईफा का बहुत बड़ा रोल रहा हमारे लाइफ में और हम अब इसको हम बयान नहीं कर सकते एक्चुअली में। जैसा कि आप देख सकते हैं चंदन अपने खुद अपने वर्ड्स में बता रहे हैं कि आईफा का क्या रोल रहा उनके इस सिलेक्शन में। और चंदन, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू, जैसा बीपीएससी में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ वैसा आपको कुछ एनवायरनमेंट मिला आईफा में? क्या आपको उसके लिए कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी कि आपको इस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे या कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल्स आपको बताए गए थे? मेरे साथ एक्चुअली में क्या हुआ कि जब मैंने मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें मैं जेई ज्वाइन कर लिया था। तो आरआरबी जेई में भी ये कार्यरत हैं मोतिहारी में। हाँ, और अभी ये वही पोस्टेड भी हैं। हाँ, तो वहाँ पर
अब जॉब है तो छुट्टी तो कम ही मिलेगी। मतलब आप देख सकते हैं दिल्ली में इन्होंने प्राइवेट जॉब किया और तैयारी करते करते इनकी आरआरबी जेई में भी नियुक्ति हो गई और फिलहाल ये समस्तीपुर डिवीज़न में मोतिहारी में एज ए जेई पोस्टेड हैं और अब फाइनली ये एसडीओ बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि पढ़ाई से जुड़े रहने का क्या इनको फ़ायदा मिल रहा है, क्या इनका रिजल्टेंट मिल रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भरा है जो कहते हैं कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन हो नहीं रहा है। इनके वर्ड्स को आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर आपका तैयारी सही डायरेक्शन में है, ठीक है, और आप सही तरीके से मोटिवेटेड हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। एक चीज़ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि लोग कम पढ़ते हैं, मतलब एक होता है कि ओवरव्यू ले लिए, वो कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ शुरुआत में। मतलब डेप्थ स्टडी इज रिक्वायर्ड। हाँ, आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो जब तक आप खुद उसका बैकएंड पे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तब तक वो फायदा नहीं करेगा। अच्छा, सेल्फ स्टडी और बुक्स को, जैसे कोचिंग तो चल रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं और पढ़ते भी रहेंगे, मगर इन सारे तैयारी के तरीकों में, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी और बुक्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे जूनियर्स को बताइए आप। देखिए, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये टीचर कहते हैं ना कि बुक्स नहीं पढ़िए टाइम वेस्ट होगा, उनके लिए ये करारा जवाब। हम तो पढ़ाए ना सर, हम कभी नहीं बोले कि बुक मत पढ़ो, हम कहते हैं बुक पढ़ो, पढ़ के आओ। रेफरेंस बुक जरूरी है। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है, चाहे कि किसी भी इंजीनियरिंग के ब्रांच से आप कोई ब्रांच से, बहुत जरूरी है। बुक्स बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ स्टडी में मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए, चाहे आप वर्क कर रहे हो, चाहे आप फुल टाइम एज ए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो। देखिए, जो वर्किंग होता है ना, और अगर डेडिकेशन होता है, बंदे में डेडिकेशन होना चाहिए, नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा, कहेगा हम थक के आ गए, हम सो गए, हम खाए पिएंगे सोएंगे, हमको टाइम नहीं मिला। मतलब बहाना बनाने के लिए, बहाना है तो बहाना बनाने वालों के लिए कमी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डेडिकेटेड है तो बंदा 3 से 4 घंटा आराम से निकालेगा। कितना भी हाई एकदम होता है ना कि एकदम कश्ती वाला जॉब कर रहा है, उसमें भी 3-4 घंटा आराम से निकाल सकता है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब अगर आदमी 6 घंटा सो ले तो बहुत सही बात है। सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं तो बाकी का टाइम आप डेफिनेटली अपने पढ़ाई को अच्छे वे में दे पाएंगे। अच्छा चंदन, आप बताइए, जैसे कि बीपीएससी यही 2017 का वैकेंसी तो हो गया, लेकिन जो बच्चे उसमें मिस कर गए, या जो बीपीएससी यही 2019 के वैकेंसी जो आई है, जिसकी एग्जाम अब होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली, आप उन बच्चों के लिए क्या सजेशन देंगे? और आईफा ने उसका ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखा है। हाँ, मैंने भी उसमें काम किया है। हाँ, अच्छा, तो आप बस बता सकते हैं कि आप उस टेस्ट सीरीज के लिए जो बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन मोड में हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या वो पढ़ाई के अभी जिस भी अवस्था में हैं और कैसे अपने आप को कंटिन्यू रखें? देखिए, अभी जो हमारा जो पैटर्न है बीपीएससी का, वो चेंज किया एग्जाम का। पैटर्न चेंज हुआ। हाँ, पहले जो पैटर्न था वो प्री था, मेंस था। मेंस में सब्जेक्टिव हुआ करते थे, तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने ईएस का क्वेश्चन बैंक, इसमें जब हम क्लास में आईफा में तो उसी समय हम बना लिए थे एक बार। उसके बाद भी हम लगता है 20 बार बनाए कि 50 बार, हमको भी नहीं याद है। आप देख सकते हैं मेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, और आप देख सकते हैं ये बात पे स्ट्रेस भी दे रहे हैं कि 20 से कई बार ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस किया। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। और मेरा जो मेंस में जो हुआ, उसका मेन जो जाता है ठीक रहा, वो सब्जेक्टिव पर जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। लेकिन जब वो सब्जेक्टिव देखते थे तो उससे 80% ऑब्जेक्टिव हो जाता था। मतलब ये स्टूडेंट नहीं समझते एक्चुअली में, हम भी पढ़ाए ना, स्टूडेंट ये चीज़ नहीं समझते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस, जनरली क्या हो रहता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं कि सब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा, मगर यहाँ पे रिवर्स थ्योरी आपको पता चल रही है कि इनका स्ट्रेंथ सब्जेक्टिव ही था, और कहीं ना कहीं इनके बीपीएससी एई 2017 के फाइनल सिलेक्शन में सब्जेक्टिव के मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब जो बात आता है अभी के पैटर्न पर, अभी का भी हम सब का इंजीनियरिंग का देख लीजिए, तो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं उसका क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होता। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है, सबसे बड़ा चीज़ है प्रैक्टिस, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अपने एम के उतना करीब होंगे, इस बात को जान लीजिए। डिमोरलाइज नहीं होइए। सबसे पहला चीज़ है आपके पढ़ने का तरीका। एक क्या होता है कि टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, एक क्या होता है एक टॉपिक उठाए तो पढ़ रहे शाम तक, एनर्जी लो, क्योंकि चेंजिंग है ही नहीं, परिवर्तन बहुत पढ़ाई भी करना है तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से। हम जब क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, चंदन का कहना क्वालिटी विल मैटर, कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं दैट इज लीस्ट रिलेवेंट,
मगर कितना क्वालिटी वाइज आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, आज 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा पढ़ लिए हैं, आप एक सप्ताह सो गए। वैसे पढ़ाई नहीं होती है। ये जो हमारा जो पढ़ाई है ना, इसमें एक तरह से समझना भी है, रटना भी है। रटना भी समझना भी है, दोनों सस्टेन रखना है। सबसे बड़ा चीज़ सस्टेन रखना है। वो सस्टेन कब होता है? जब आप रेगुलर स्टडी करते हैं। 2 घंटा पढ़ें तो रोज़ 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़े तो रोज़ 4 घंटा। हर एक आधो दिन मिस होता है, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मार लीजिए। हर एक लोग छुट्टी मारते हैं, एक दिन आप भी छुट्टी मारिए। रिफ्रेशमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिफ्रेशमेंट नहीं होगा तो डिप्रेशन में जाइएगा। तो रिफ्रेशमेंट के साथ साथ पढ़ाई करना है। 1 घंटा पढ़ने थक रहे हैं, 10 मिनट तो घूम लिए थोड़ा। तो आप कंटिन्यूअस स्टडी के एक रूटीन बनाइए। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे मेरे साथ क्या था ना, हम लोग तीन सब्जेक्ट पढ़ते थे। अगर 2 घंटा भी पढ़ते थे तो 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे। मिनिमम 1 घंटा देते थे एक सब्जेक्ट पर, लेकिन 2 से 3 सब्जेक्ट हम पढ़ते ही पढ़ते थे। तो क्यों पढ़ते थे? क्योंकि हम रेगुलर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे। तो आप देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग ये सोचिए कि आप एक सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ पाते हैं या एक सब्जेक्ट रेगुलर नहीं पढ़ पाते। एक सब्जेक्ट रेगुलर नहीं पढ़ते तो 2 सब्जेक्ट निकाल लीजिए। मान लीजिए को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऊब रहे हैं, तो क्या कीजिए, 3-4 टॉपिक उठा लीजिए। एक टॉपिक में 50 क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक में 50 क्वेश्चन, तीसरे टॉपिक में 50 क्वेश्चन, चौथा 2 घंटा में आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट और आपको मन लगेगा। ये अच्छा तरीका है पढ़ने का, हम इसी को यूज करते थे। तो आप देख सकते हैं कि चंदन ने कैसे गोल्डन टिप्स दिए हैं कि अगर आपको एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आप बोर हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप सब्जेक्ट को स्विच करिए। ये नहीं कि पढ़ना ही छोड़ दीजिए। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से कोई भी सब्जेक्ट आप लिए हैं तो अगर उस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं तो आप थोड़ी देर बाद दूसरे सब्जेक्ट को उठा लीजिए। इससे क्या होगा, रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी और डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स पूरा होते रहें। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, चंदन के वर्ड्स हैं। अच्छा चंदन, ऑन द फाइनल नोट, 2016 में बीटेक कंप्लीट हुआ। बीटेक के बाद एमटेक, प्राइवेट जॉब, फिर आरआरबी जेई में सेलेक्टेड और अब फाइनली एज ए एसडीओ। तो लाइफ के इन मुकामों को आप फाइनली कैसे देख रहे हैं और अब एज ए एसडीओ सेलेक्ट होकर आपको कैसा लग रहा है? और ये जो एजुकेशनल आपका जो सफ़र रहा, जो ये बैकग्राउंड रहा, एक बिहार के सरकारी कॉलेज से बीटेक करके पास आउट होना, फिर मास्टर्स, फिर प्राइवेट जॉब, फिर एज ए जेई अभी आप कार्यरत हैं, उसके बाद फाइनली ड्रीम जॉब फॉर सिविल इंजीनियर आप एज ए एसडीओ सेलेक्ट हुए। तो इन सब पड़ावों को अगर आप एक साथ समराइज करना चाहेंगे तो अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? फाइनल वर्ड्स। सबसे पहली बात है, आप जिस ब्रांच में हो चाहे उसमें खेलो, मजे लो उसके। सबसे बड़ी बात है, उसको तुम फील करो कि हम एज ए प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, चीज़ों को समझो। सबसे बड़ा चीज़ है समझो चीज़ों को। जब समझने लगोगे तो अंडरस्टैंडिंग आएगी तो चीज़ों को इतना अच्छा से सीखोगे ना कि मत कहो। वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिजल्ट निकलना अलग चीज़ है, चीज़ों को समझना अलग चीज़ है। जब तक चीज़ों को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो फाइनली यही है कि आप एक डेडिकेटेड रहिए, एक एम बनाइए, एक गोल फिक्स कीजिए कि नहीं हमको ये करना है, हमको ये करना है। अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आया हुआ, लेक्चरर का भी आया हुआ, तो उसका भी पैटर्न देखिए। हाँ, लेकिन यही है कि पैटर्न को देखिए, उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी उस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कभी उस चीज़ का तैयारी। मैंने कभी एसएससी जेई का तैयारी नहीं किया। मेरा सिलेक्शन कभी एसएससी जेई में नहीं हुआ, बशर्ते लेकिन हम फॉर्म देते थे। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जेपीएससी का फॉर्म निकला है, देखिए क्या होता है ना कि आपका जो एग्जाम में बैठने का एक्सपीरियंस होता है ना, एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में हेल्प करता है, बहुत बड़ा चीज़ होता है। मतलब तैयारी हो चाहे नहीं हो, अगर एग्जाम का फॉर्म भरे हैं तो डेफिनेटली अपियर होकर एग्जाम दीजिए। एग्जाम के पहले का जो डिप्रेशन होता है, जब तक आपका पास ये डिप्रेशन रहेगा तब तक आपका रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। और ये डिप्रेशन कब दूर होगा? जब आप पेपर दीजिएगा। ये 100% ट्रू है और मैंने इसको भोगा है, एक तरह से बोल दे तो मैंने इसको फील किया है कि चंदन अपने वर्ड्स में बता रहे हैं कि एग्जाम मानिया जो होता है ना, मैनिया, वो दूर तभी होगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। 2 घंटे 3 घंटे जितने का भी आपका टाइम है आप उस दौरान बिताएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम का जो फियर है वो जरूर दूर होगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। हम खुद बीपीएससी का तैयारी करते थे, जब से फॉर्म भरा है तब से हम बीपीएससी का ही तैयारी करते थे। लेकिन हो सके तो गेट एग्ज़ाम कभी नहीं छोड़ें, ईएस एग्ज़ाम कभी नहीं छोड़ें, आरपीएससी कभी नहीं छोड़े, एमपीपीएससी कभी नहीं छोड़े। कौन कौन एग्ज़ाम नहीं दिया हमको भी याद नहीं है। तो इससे क्या हुआ मेरा, इससे हमको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आज हम बच्चों के सामने खड़ा होकर पढ़ाते हैं तो इसका एक उदाहरण है। ये सब जो हमारा एक्सपीरियंस है, अब जब लड़ाई लड़िएगा तब तो जीतिएगा।
सबसे बड़ी चीज़, लड़ाई लड़िएगा तभी तो जीतिएगा, और लड़ने के लिए तो आगे तलवार लेकर निकलना ही पड़ेगा, अब सर कटे चाहे कुछ। देख सकते हैं जैसा कि चंदन ने बहुत ही इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है बच्चों, एंड आई विश वेरी ऑल द बेस्ट टू चंदन फॉर हिज कैरियर अपार्ट फ्रॉम होल आईफा टीम। वो जहाँ भी रहें बहुत अच्छे से काम करें, और अगर उनके आगे और भी कोई ड्रीम है तो वो डेफिनेटली उनको अचीव करें। थैंक यू सो मच चंदन फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फ्रेंड्स।